हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम सॉल्व कर रहे थे फिजिक्स के और गति के लगभग सारे टॉपिक कवर करा दिए थे। पिछले भाग में हमने पढ़ा था गति पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में। आज का ये सेशन रहेगा प्रश्नों के बारे में, और उसके बाद जो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बल या फोर्स, उसकी शुरुआत कल होगी। तो आज चर्चा करते हैं कुछ प्रश्नों पर। गति पर ये आधारित, चाहे सरल आवर्त गति हो, सरल आवर्त काल हो, चाहे गति के नियम हो, इन्हीं पर आधारित प्रश्नों को आज आपके सामने लेकर आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक सिक्के और चिड़िया के पंख को एक लंबे बेलनाकार कांच के जार में रखकर निर्वात करने के पश्चात सील कर दिया जाए। निर्वात करने के पश्चात सील कर दिया जाए। ये जार है, सील कर दिया जाता है। अब जाल को उलट दिया जाता है। यहाँ पर सिक्का है और यहाँ पर ये पर है। यहाँ पर ये क्या है? पर है। अब ये सिक्का जब उल्टेगा तो आपको बताना है सतह पर कौन सा पहले पहुँचेगा, कौन सा पहले पहुँचेगा, या फिर दोनों एक साथ पहुँचेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो लाइन आपको पकड़ने वाली है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप अपना उत्तर गैस कर सकते हैं जब तक। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो बात करनी है, निर्वात। अगर नॉर्मल ग्रेविटेशन के बाद काम होता तो देखिए, ग्रेविटेशन उस पर ज़्यादा लगता जिसका वेट ज़्यादा होता। अब वेट ज़्यादा सिक्के का होता तो ग्रेविटेशनल के जब फोर्स लगता तो कौन सा पहले आता? तो सिक्का पहले आता। तब कौन सा पहले आ जाता? सिक्का। अब बात आती है निर्वात की। तो यहाँ पर निर्वात की बात है। निर्वात में ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य नहीं करता, इसलिए इसका उत्तर होगा दोनों साथ आएंगे। इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट है, की है निर्वात में रखकर सील कर दिया जाता है। ठीक, तो इसके लिए आंसर क्या होगा इसका? दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन के किस नियम से शेष दोनों नियम प्राप्त किए जा सकते हैं? याद रखिएगा, न्यूटन के किस नियम से शेष दोनों नियम प्राप्त किए जा सकते हैं? तो जब मैंने गति के नियम पढ़ाए थे तो इसके बारे में डिटेल से बताया था कि कौन सा नियम है जिससे दूसरा और तीसरा दोनों नियम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो वो है द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम, जिससे हमें बल की भी प्राप्ति होती है, और बल कल के टॉपिक रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की खिड़की से एक पत्थर स्वतंत्र छोड़ा जाता है। पत्थर द्वारा जमीन पर पहुंचने का समय समय कम होगा, कम होगा। तो अब इस पर चर्चा कर लेते हैं कि समय कम होगा तो क्या जब रेलगाड़ी स्थिर है, और फिर है जब रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है, या जब रेलगाड़ी समान त्वरण से चल रही है, या उपयुक्त सभी दिशाओं में समान रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर खिड़की से एक पत्थर छोड़ा जाता है तो देखिए, रेलगाड़ी गति में है और जब गति से वो चीज़ छोड़ दी जाती तो पत्थर तो स्वतंत्र अवस्था में आ गया। अब रेलगाड़ी स्थिर होगी तब भी उसके पहुंच रहेगा, क्योंकि रेलगाड़ी से आप जैसे ही बाहर निकालेंगे तो वो ग्रेविटेशन फोर्स में आएगा, क्योंकि आप रेलगाड़ी के अंदर नहीं छोड़ रहे। रेलगाड़ी के अंदर वो जड़त्व के रूप में होता जब समान चाल से चल रही होगी, क्योंकि आपने छोड़ा बाहर है तो बाहर सेम रहेगा। जब रेलगाड़ी समान त्वरण से चल रही होगी तब भी सेम रहेगा। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी दिशाओं में समान समय लगेगा। बहुत ही की पॉइंट है कि लोग इसको अक्सर लगा लेते हैं जबकि स्थिर रहेगा। वो सोचते हैं कि पत्थर गति अवस्था में रहेगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो पत्थर जड़त्व अवस्था में ही था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है, वर्षा के दिनों में स्कूटर सवार प्रायः फिसल जाते हैं क्योंकि स्कूटर के टायरों का जड़त्व बढ़ जाता है, स्कूटरों के टायरों का जड़त्व घट जाता है, सड़क पर टायरों के बीच घर्षण बल का मान बढ़ जाता है, सड़क व टायरों के बीच घर्षण बल का मान घट जाता है। तो क्या होगा? घर्षण बल में कमी आ जाएगी। हमें पता है कि हमें चलने के लिए और हमें स्थिर रखने में कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल। और घर्षण बल हमेशा हमारे द्वारा लगाए गए बल के
विपरीत काम करता है। और जब घर्षण बल कम हो जाएगा या घट जाएगा तो क्या होगा, फिसलन हो जाएगी। नेक्स्ट, यानी इसका आंसर होगा चौथा। ठीक, अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक लड़की झूले पर बैठी अवस्था में झूल रही है। देखिए ये इस तरीके से एक झूला है ये। अब झूले पर बैठी झूल रही है तो लंबाई कितनी है, एल, लंबाई इसकी एल। अब ये लड़की खड़ी हो जाती है तो लंबाई क्या हो गई, घट गई। अब लंबाई घट गई तो हमारे पास फॉर्मूला होता है टी बराबर 2π√L/g, ये फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि इसके खड़े होने पर ये केंद्र की लंबाई क्या होगी, गुरुत्व केंद्र की, गुरुत्व केंद्र से दूरी ली जाती है और गुरुत्व केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, कम हो गई। अब जब दूरी यानी लंबाई कम हो गई और लंबाई कम होगी तो आवर्तकाल भी, क्योंकि आवर्तकाल लंबाई के समानुपाती होता है, यानी लंबाई कम होने पर आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। देखिए लंबाई कम होने पर आवर्तकाल घटेगा, याद रखिएगा, यहाँ मैं आवर्तकाल की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन कोणीय वेग में भी पूछे जाते हैं तो वहां पर उत्तर अलग होगा। नेक्स्ट, यदि कंपन करने वाले सरल लोलक पर आधारित एक घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो यह धीमी हो जाएगी, तेज हो जाएगी, ये आपको बताना है। देखिए धीमी तेज का मतलब होता है कोणीय वेग, वो यहाँ पर कोणीय वेग की बात कर रहा है। तो अच्छा, कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πn, यानी हम कह सकते हैं 2π1/t, या हम कह सकते हैं ओमेगा व्युत्क्रमानुपाती टी टाइम के। अब देखिए आवर्तकाल के, अब यहाँ पर t बराबर होता है √2π√L/g, यानी t व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, g के। तो यानी g का मान क्या होगा, हम जानते हैं चंद्रमा पर g का मान क्या है, g का मान घटेगा। अब g का मान घटेगा तो t का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जब g का मान घटेगा तो t का मान बढ़ेगा, और t का मान बढ़ेगा तो ओमेगा का मान क्या होगा, यहाँ पर देखिए t का मान बढ़ेगा तो ओमेगा का मान क्या होगा, कम होगा, यानी कोणीय वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। या हम कह सकते हैं अगर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है तो कोणीय वेग भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा यह घड़ी कैसी हो जाएगी, ये घड़ी धीमी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। नेक्स्ट, बस 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से सड़क पर चलते हुए कुछ भीड़ को देखते ही ब्रेक लगा देते। ब्रेक लगने के 5 सेकंड बाद बस रुक जाती है तो उस पर लगने वाला त्वरण गति की दिशा में कितना होगा। तो देखिए 25 मीटर, अब डिस्टेंस कितनी है, देखिए 0, यहाँ पर बात करें 0 और 0 से कितनी गई 25, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 25 - 0, डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन। अब उसकी टाइम कितना है, अपॉन टाइम, और टाइम कितना है आप देख रहे हैं, तो टाइम कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर बी इज राइट, आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी घटना है जो बल के द्वारा घटित नहीं होती। याद रखेंगे बल, तो देखिए बल की डेफिनेशन, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी की वस्तु की अवस्था परिवर्तन कर सकता है या अवस्था परिवर्तन का विरोध भी करता है। तो देखिए जब अब यहां पर इस क्वेश्चन को ले लें तो देखिए पहला आता है त्वरण उत्पन्न करना और वेग में परिवर्तन करना, बिल्कुल कर सकता है, वेग में परिवर्तन कर सकता है, ठीक। फिर है गति प्रारंभ करना और अंत करना, बिल्कुल। बल अगर पुल और पुश की बात करें तो अगर किसी को खींचेंगे तो क्या होगा, गति को अंत भी कर सकता है, और धक्का देने पर क्या है, गति आरंभ भी कर सकता है। देखिए धक्का देना, खींचना, पुल पुश। आकृति बदलना, देखिए बल से आकृति, जब संतुलित बल कार्य करते हैं तो वस्तु की आकृति में क्या होता है, असंतुलित बलों पे क्या होता है, आकृति में चेंज आ जाता है। तो यानी ये चारों कारण ही
नहीं होते, तो इसका मतलब ये चारों कारण तो घटित होते हैं, और इन्होंने पूछा नहीं होते, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से जांच करें और सत्य कथन को पहचानें। विस्थापन सदैव दूरी से कम या दूरी के बराबर हो सकता है। देखिए पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन कराया है, दो स्थितियों के मध्य दूरी को विस्थापन कहते हैं, यह सदैव दूरी से कम होता है। दूरी सदैव विस्थापन से कम या बराबर होती है। इकाई समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। तो सही कथन यानी सत्य कथन की जांच करें। तो देखिए इसका मैंने उस दिन भी बताया था, क्या बताया था कि देखिए अगर ए बी सी कोई पॉइंट ले लें, ए बी सी, अगर मैं इन दोनों की लंबाई निकालूंगा तो दूरी हमेशा इस वाले केस में क्या होगी, दूरी ग्रेटर होगी किससे, विस्थापन से। दूरी ग्रेटर होगी किससे, विस्थापन से। अब अगर मैं ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे ले लूंगा तो दूरी बराबर होगी किसके, दूरी बराबर होगी विस्थापन के। तो इसका मतलब है या तो दूरी बड़ी होगी हमेशा, या तो दूरी बड़ी होगी या बराबर होगी किससे, विस्थापन से। तो आप कह सकते हैं विस्थापन सदैव दूरी से कम या बराबर होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, तो ये पिछले वीडियो में भी था, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट और ठीक है डिस्टेंस का। नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह है। तो देखिए इसमें बताना है आपको सदिश। तो सदिश राशियों में आपको बताना है, देखिए यहां पर पहले देख लेते हैं, बल, भार, विस्थापन, वेग, ऊष्मा, ऊर्जा, बल, विस्थापन व त्वरण। ठीक है, भार, विस्थापन, त्वरण, जड़त्व, जड़त्वागुण, कार्य तथा ऊष्मा, और इसने पूछा है सदिश। तो देखिए सारी की सारी सदिश राशियों के बारे में इसने पूछा है। तो अच्छा हम जानते हैं विस्थापन क्या होता है। देखिए विस्थापन क्या होता है, सदिश। वेग क्या होता है, सदिश। और मैंने, अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरा, तो मैंने एक ट्रिक लिखवाई थी, बाला आज बेबी संग खेत पर भागा। बाला आज बेबी संग खेत पर भागा। तो देखिए बा से बल बताया था मैंने, फिर भार से भागा, भा से मैंने भार बताया था। ठीक, बी, बे से बेग बताया था, और बी से मैंने विस्थापन बताया था। तो आप उस वीडियो को एक बार पॉज करेंगे तो उसमें देखेंगे जब आपको पहले ही ऑप्शन में चारों मिल गए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ट्रिक क्या थी, बाला आज बेबी संग खेत पर भागा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की जांच करें। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके वेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। बाहरी बलों की अनुपस्थिति में वेग सदैव संरक्षित रहता है। अधिक भारी वस्तुओं का संवेग धीरे धीरे बदलना चाहिए ताकि उस पर आरोपित बल कम लगे, जैसे कि ट्रेन। जब रॉकेट का ईंधन जलता है तब रॉकेट ऊपर की ओर उछाल बल लगाता है और संवेग संरक्षण के अनुसार रॉकेट ऊपर जाता है। देखिए यहां पर अगर बात आए तो कौन सा सही है, सी। क्यों है, क्योंकि बाहरी बलों की अनुपस्थिति में वेग संरक्षित नहीं रहता। और दूसरी चीज, भारी वस्तुओं का जब संवेग जो है वो धीरे धीरे, अगर आपने संवेग को तेजी से बदला और टाइम कम मिला उसे, तो क्या होगा, वो एक क्रैक यानी अपने मार्ग से हट जाएगा। अच्छा रॉकेट में अगर बात हम करें तो प्रतिक्रिया बल काम करता है, उछाल बल कार्य नहीं करता है, ये याद रखेंगे। कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिक्रिया बल, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और गति का तीसरा नियम याद रखेंगे। और सीधी रेखा में जाता है इसलिए संवेग संरक्षण, गति का द्वितीय नियम। तो इन चीजों पर फोकस करेंगे और चीजों को ढंग से पढ़ने की प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, घर्षण बल एक आवश्यक बुरा बल है। ठीक है, इस कथन की निम्नलिखित एक आवश्यक बल है। ठीक है, निम्न ऑप्शन से पुष्टि की जा सकती है। घर्षण बल के कारण चलती हुई चीज रुक जाती है, चलते चलते चप्पल घिस जाना। घर्षण बल होने से घूमने वाली चीजें गर्म हो जाती हैं। उपरोक्त सभी।
तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर अगर आप देखेंगे, दोबारा देखें, घर्षण एक आवश्यक बुरा बल है क्योंकि किस ऑप्शन की पुष्टि की जा सकती है। तो यहां पर जो ऑप्शन है, घर्षण बल के कारण चलती हुई चीज रुक जाती है, नहीं की जा सकती। घर्षण बल से घूमने वाली चीजें गर्म हो जाती हैं, नहीं की जा सकती। तो कौन सी घर्षण बल से कौन सी चीज की जा सकती है? घर्षण बल से कौन सी चीज घिसती है? चप्पल। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 12 का बी। देखिए व्याख्या भी दे रखी है, तो व्याख्या कोई पढ़ ले। चप्पल यदि घर्षण रहित सतह पर चले तो घिसती नहीं है, परंतु घर्षण रहित सतह पर व्यक्ति फिसल जाता है। घर्षण युक्त सतह पर व्यक्ति का पर्याप्त घर्षण बल बना रहता है, परंतु चप्पल घिस जाती है। तो याद रखेंगे इसका आंसर बी। नेक्स्ट, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है अभिकेंद्र बल के कारण, ऊष्मा वेग के कारण, घर्षण बल के कारण, विद्युत बल के कारण। तो याद रखेंगे, जब वायुयान खड़े लूप में जब करतब दिखाता है इस तरीके से, तो ये करतब दिखाता है अपने अभिकेंद्र बल के कारण। याद रखिएगा, जब बल का टॉपिक शुरू होगा तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। जब भी कोई चीज़ वृत्ताकार गति करती है तो उसे स्थिर रखने के लिए एक अभिकेंद्र बल और एक अपकेंद्र बल कार्य करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर आता है न्यूटन का गति का नियम संकल्पना देता है। यानी पहला गति का नियम कौन सी संकल्पना देता है? जड़त्व की, गति की, ऊष्मा की, ऊर्जा की। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सबको पता होगा। तो कौन सा देता है? जड़त्व की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से समान त्वरित गति अर्थात जिसमें त्वरण समान रूप से कार्य कर रहा हो का उदाहरण है? नियत चाल से चल रहे पंखे की गति, सड़क पर चल रहे वाहन की किसी क्षण गति, सड़क पर नियत चाल से चल रहे वाहन की गति, खड्डे वाली सड़क पर बार बार ब्रेक लगाने से उत्पन्न गति। तो आप देख सकते हैं नियत चाल से चल रहे पंखे की गति। तो ये कौन सी गति का उदाहरण है? समान रूप से कार्य कर रहा है। यानी त्वरण समान रूप से कार्य किस में कर रहा है? नियत चाल से जो पंखा चल रहा है। अब आता है रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो अभी मैंने बताया रॉकेट किस पर काम करता है? संवेग संरक्षण पर। अगला, निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक कौन सा है? तो देखिए एसआई मात्रक कौन सा है? तो आप बल बराबर क्या होता है? पहले तो बल बराबर होता क्या है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर m ए। अब देखिए यहां द्रव्यमान पर किलोग्राम होता है, ये सबको पता है। तो किलोग्राम एक इसमें है और एक इसमें है। अब ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, या तो ये होगा या ये होगा। अब त्वरण की बात हो रही है, तो देखिए अगर वेग की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बहुत ही आराम से इनको आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है? तो संवेग का देखिए कौन सा मात्रक होता है? P बराबर mb। P बराबर क्या होता है? mb। अब द्रव्यमान का केजी, तो सब में केजी। अब हमें वेग का पता है, वेग क्या होता है हमारा? मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड, तो जहां सेकंड की पावर 1 होगी वहीं आंसर हो जाएगा, वो भी माइनस में। तो हमारे पास आंसर कौन सा आ गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन की किस गति के नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। कौन सा नियम है? दूसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शीत ऋतु में लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन और अच्छा भी। शीत ऋतु में लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अब आवर्तकाल तो आपको पता ही है कि आवर्तकाल जो होता है समानुपाती होता है एल के। हमें पता है सर्दी में लंबाई क्या होती है? कम हो जाती है। अब लंबाई कम होगी तो आवर्तकाल भी कम होगा। अब आवर्तकाल कम होगा तो इन्होंने ये क्या कहा कि धीमी हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो आप इसके
पहले तेज फिर धीमी। तो यहां पर आंसर क्या आएगा आपका। अब आवर्तकाल क्या होता है, वेग। तो वेग तो आपको पता है, जब आवर्तकाल आपका कम हुआ तो वेग क्या हो जाएगा, तेज। भाई सर्दियों में अगर आप देखें तो कैसा बोला जाता है कि सर्दियों में घड़ी क्या हो जाती है, सुस्त। तो यानी क्या हो जाएगा इसमें, धीमा। ठीक है, क्योंकि आवर्तकाल क्या हो रहा है, कम। नेक्स्ट, बल गुणनफल है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, एफ बराबर क्या है, एम इंटू ए। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान और त्वरण का, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों द्वारा मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहा जाता है। तो आप सबको पता है हमारे शरीर में वर्क कौन करता है, मांसपेशियां, और पेशियों द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, पेशीय बल। पेशियां भी एक तरीके से यांत्रिक ऊर्जा जनरेट करती हैं, यानी यंत्र की तरह कार्य करती हैं। अब आता है, पृथ्वी का परिक्रमण, स्वरित का कंपन, घड़ी की सुइयों की गति आदि किसके उदाहरण हैं। दोबारा सुन लें, पृथ्वी का परिक्रमण, स्वतंत्र स्वरित का कंपन, घड़ी की सुइयों की गति आदि किस गति के उदाहरण हैं। तो आपको पता है ये किसके उदाहरण है, आवर्त गति के। अगला क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही है, यदि लड़की झूले पर खड़ी हो जाए। देखिए पिछला ही क्वेश्चन है जो पीछे आया था, यहां पर आपको मैंने बताया कि लंबाई अगर कम हुई तो आवर्तकाल भी क्या होगा, कम। अब आवर्तकाल कम रहेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, यहां पर घटेगा। ऑप्शन तो ये हो गया। लेकिन अगर कोणीय वेग पर, यहां पर कर देंगे कोणीय वेग, ऑप्शन में गलती हो गई है। कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब आपको बताना है कोणीय वेग घटेगा बढ़ेगा। तो आपको पता है ओमेगा प्रोपोर्शनल होता है 1/t, क्योंकि 2πn, n बराबर 1/t। तो t अगर घट रहा है तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ना चाहिए। अगर t घट रहा है तो ओमेगा क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो कोणीय वेग क्या होगा, याद रखेंगे कोणीय वेग बढ़ेगा। कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ेगा, और आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। अगला क्वेश्चन, यदि सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम जानते हैं t बराबर 2π√L/g। ठीक, कोई बात नहीं, ये बन हो गया। अब आवर्तकाल क्या कर दिया हमने, दुगना। तो क्या हो जाएगा 2π√2L/g। तो देखिए 2π से 2π कैंसिल, g से g कैंसिल। तो अगर T1/T2 अगर हम निकालेंगे तो देखिए यहां पर रह जाएगा √L, और ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा L। तो यानी T2 इक्वल टू आ जाएगा, दोबारा देखें, T2 इक्वल टू आ जाएगा आपका √2T1, यानी 1.414 तो कह सकते हैं 1.44 गुना। तो अब जब ये 1.414 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने का 1.44 गुना हो गया, यानी 44% की क्या हो गई, वृद्धि। 44% की क्या हो गई, वृद्धि। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और इसी पर आधारित अब आपको क्वेश्चन बताना है कि किसी वस्तु पर अंदर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है, तो उसके बाहर की ओर लगने वाले बल का नाम बताइए। दूसरा, अगर चंद्रमा पर घड़ी को ले जाया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और दोनों क्वेश्चनों का उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।